बच्चे, अब हम अपने रिवीजन सीरीज में नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। व्हेन वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो इसके अंदर क्या है, बच्चों को ना अच्छी खासी दिक्कत होती है ये पढ़ने में, क्योंकि हम लोगों का कंप्यूटर्स में कुछ खास इंटरेस्ट होता नहीं और इसके अंदर कंप्यूटर्स वाली टेक्नोलॉजीज आती है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा बीइंग अ पर्सन फ्रॉम लीगल साइड हमें लगता है कि यार ये थोड़ा हमारे जेनर का या हमारी फैमिली का चैप्टर नहीं है। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, जबकि मुझे पर्सनली ये चैप्टर बहुत पसंद है। आपको क्लास में अभी समझ भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। जितना मैं आपको इसके अंदर पूरा अभी पढ़ाऊंगा, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। मैं आपको उतना नहीं पढ़ा रहा जितना ये एक्ट है। एक्ट तो बहुत बड़ा एक्ट है ये, लेकिन हाँ, हमारे कोर्स में जितना गिवन है हम उसका 90-95% पढ़ रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब जो रिमेनिंग 5% मॉड्यूल से रिविजनरी के लिए नहीं पढ़ रहे, मैंने मेन लेक्चर में जरूर पढ़ाया होगा जब फुल कोर्स कराया होगा, लेकिन रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेलिवेंट नहीं है, राइट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। बच्चे मेरी बात सुनिएगा। सन 2000 में जब आईटी एक्ट 2000 आया, हम इससे 6 साल पुरानी बात करते हैं जब इंटरनेट आया था। जब इंटरनेट आया था तो उस जमाने में लोगों को रियलाइज हुआ कि अब धीरे धीरे ई कॉमर्स होने लगा है, एम कॉमर्स होने लगा है, यस और नो, मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होने लगा है, राइट। मेरी बात सुनिएगा। अगर आपको पता हो तो आज के टाइम में दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? अमेजॉन का मालिक। अभी रिसेंटली उसका डाइवोर्स हुआ। उसकी वाइफ ने $35 बिलियन लिए एलुमिनी में, 35 बिलियन, और वो पे करने के बाद भी वो सबसे अमीर आदमी है अभी भी। मतलब क्या हुआ कि बिल गेट्स से कितना ज्यादा अमीर हो गया, सोचो। बचपन से याद करो, हम कहते थे बिल गेट्स इज द रिचेस्ट मैन। अब बिल गेट्स में और जेफ बेजोस में कई बिलियन डॉलर्स का फर्क आ गया। सर ऐसा क्यों हुआ? या अगर आपने सुना हो चाइना का सबसे अमीर आदमी कौन है? अली बाबा का फाउंडर जैक मा। आपको नहीं लगता कि जितने भी लोग हैं ये सब आईटी ड्रिवन है? चाहे वो अमेजॉन वाला हुआ, चाहे अली बाबा वाला हुआ, या आपने कभी सुना होगा ये स्नैपडील वगैरह जो है, या फ्लिपकार्ट वगैरह है, या Myntra.com था, ये सब मर्ज होते जा रहे हैं आपस में। कहने का मेरा मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी ने ऑल टुगेदर हमारी इकोनॉमी को कहीं और लाके खड़ा कर दिया, राइट। अब मेरी बात सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीजें हुई कैसे, पूरी बात समझिए। मैं मूवी फ्रीक हूं, मैं बहुत मूवीज देखता हूं, पता है। मैं बहुत मेहनत भी बहुत करता हूं, लेकिन मैं हर हफ्ते हर 10 दिन में एक मूवी देखने जाता हूं। और जो फैमिली शो जाता हूं, लास्ट का जो शो होता है ना 11 से 2 वाला, वो जाता हूं जब फैमिलीज होती है रात को। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं हर शो देखने जाता हूं, इसका मतलब ये कि मैं ऑलमोस्ट एक साल में 30-40 पिक्चरें देखता हूँ। क्या सबकी टिकट्स में बुक माई शो पे बुक कराता हूँ? यस। मैं साल में 8-10 बार ट्रैवल भी करता हूँ बाय फ्लाइट। कभी कहीं जाना है, मीटिंग्स के लिए जाना है, फैमिली के साथ घूमने जाना है, तो भी मेक माई ट्रिप से टिकट बुक होती है, हाँ या ना। कहीं पर अगर आपने होटल वगैरह बुक कराना है, वो भी मेक माई ट्रिप से कराते हो। और तो और हम मेरा जो काम है, मतलब मैं सीएस हूँ बाय प्रोफेशन, पीसीएस हूँ, मेरा ऑफिस है। सारा दिन क्लाइंट्स के भी आपसे एमसीए को ऑनलाइन जाती है सारी रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑनलाइन जाती है। कहने का मतलब आज के टाइम में हर बंदा टेक्नोलॉजी के थ्रू ही सब कुछ करता है, यस और नो। यार बच्चा हमारी वेबसाइट पे जाता है, वेबसाइट पे जाके हमारा डेमो देखता है, हमारा डेमो अच्छा लगता है, ऑनलाइन फी पे करता है और वो मान लेता है कि मैंने अमित वोरा को पैसे दे दिए, अब मेरे घर में कोरियर जो है वो क्लासेस का डिस्पैच होके आ जाएगा, यस और नो। तो टेक्नोलॉजी उस लेवल तक बढ़ चुकी है, राइट। कहते हैं टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई? कहता है देखो, आज हर बंदा ऑनलाइन परचेस कर रहा है, ऑनलाइन अपने ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ई कॉमर्स कर रहा है। कहता है ई कॉमर्स तभी हुआ जब लोगों को विश्वास हुआ, और विश्वास तभी हुआ जब उस पर कोई कानून बना। ये कानून आया, लोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा को लीगल रिकॉग्निशन मिली। मतलब ये एक्ट आने से पहले इंटरनेट आया था 1994 में। धीरे धीरे लोगों ने ऑनलाइन चीजें शुरू की, लेकिन लोग डरते थे क्योंकि उसकी कानूनी मान्यता, लीगल रिकॉग्निशन नहीं थी। आपसे कोई पूछे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया, इसके आने से सबसे बड़ी चीज क्या हुई? सबसे बड़ी चीज हुई कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा को लीगल रिकॉग्निशन मिल गई। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस की फी पे करी, मान लो अमित वोरा क्लासेस को, या आपने ऑनलाइन किसी एयरलाइन की टिकट बुक करी और वो एयरलाइन आपको नहीं जाने देती, क्या आप कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हो? यस। जो ऑनलाइन आपकी रसीद जनरेट हुई है, जो आपकी रिसीट जनरेट हुई है फी वाली, क्या वो वैलिड प्रूफ है? यस। क्यों वैलिड प्रूफ है? क्योंकि उसको लीगल रिकॉग्निशन दिया आईटी एक्ट 2000 ने।
तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इतना अच्छा एक्ट है कि इसके आने से लीगल डाटा को रिकॉग्निशन मिली और इसके आने से लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग करना शुरू करी। एम आई क्लियर विद दिस? इसमें कोई डाउट? एक चीज और सुनिएगा, इसके अंदर आप लोग बार बार सुनेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर बार बार आएगा कि इसके आने से ना बहुत सारे एक्ट अमेंड हुए। आप एक चीज सुनिए, जब इंटरनेट नहीं था क्या हैकिंग होती थी? हैकिंग जब इंटरनेट था, इंटरनेट आया उसके बाद ही हैकिंग आई ना। हैकिंग का मतलब क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू किसी के पैसे ले लेना, हाँ या ना। जब इंटरनेट ही नहीं था तो हैकिंग भी नहीं थी। इंटरनेट आया तो हैकिंग आई, हैकिंग आई तो आईटी एक्ट आया, आईटी एक्ट आया तो क्या इससे इंडियन पेनल कोड में एक नया क्राइम हैकिंग नाम का ऐड हो गया होगा? यस और नो? अच्छा, जब ये एक्ट आया इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक डाटा रिकॉग्नाइज नहीं था तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट एविडेंस भी नहीं मानता था, लेकिन जब ये एक्ट आया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डाटा को रिकॉग्निशन मिली तो क्या एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को भी एविडेंस माना गया होगा? यस और नो? जवाब दो। मतलब एविडेंस एक्ट भी अमेंड हुआ, इंडियन पेनल कोड भी अमेंड हुआ। अच्छा एक चीज बताओ, आरबीआई हमारी कंट्री में मॉनिटरी बॉडी है, मॉनिटरी रेगुलेटर है सबसे बड़ा, मॉनिटरी पॉलिसी संभालता है आरबीआई, और आरबीआई करेंसी नोट छापता है, हाँ या ना? एक चीज सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, आरबीआई करेंसी नोट छापता है, क्या आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम को संभालता है? अब बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या पेटीएम वगैरह भी आ गए? क्या पेटीएम जो है वो डिजिटलाइजेशन है या करेंसी नोट्स है? फिजिकल करेंसी है, डिजिटलाइजेशन है? डिजिटलाइजेशन है। क्या पेटीएम वगैरह जो है उसके ऊपर भी आरबीआई रेगुलेटर है? क्या ये आईटी एक्ट आने से आरबीआई की पावर नहीं बढ़ गई होगी, हाँ या ना? पेमेंट बैंक्स वगैरह आ गए हैं, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यस और नो? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आईटी एक्ट आने से बड़ी सारी चीजों में बदलाव आया, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीजें ऐसी हैं जो आईटी एक्ट आने से इनइफेक्टिव रही। देखो एक चीज समझो, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो बड़ी सारी चीजें रिप्लेस होती हैं, पर कुछ चीजें वैसी की वैसी भी रहती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल आया, मोबाइल से बड़ा जाइंट मैंने आज तक नहीं देखा, सब कुछ खा गया। मोबाइल अलार्म क्लॉक खा गया, मोबाइल घड़ियां खा गया, मोबाइल कैमरे खा गया, मोबाइल नोटबुक और रिकॉर्डर्स खा गया, मोबाइल रिमाइंडर्स खा गया, और क्या क्या खा गया सोचो? कैलकुलेटर खा गया, राइट? रेडियो, एफएम रेडियो खा गया। तो मोबाइल आने से सारी चीजें खत्म होती गई। लेकिन सोचो, क्या आज के टाइम में भी नेल कटर नाम की चीज है? क्या आज के टाइम में भी सीजर, कैंची नाम की चीज है? क्या इसका कोई रिप्लेसमेंट हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब चीजें चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो कुछ चीजें अनइफेक्टेड रह जाती हैं। सर ये बात हमें क्यों बता रहे हो, इतना वेग सा एग्जांपल क्यों दे रहे हो? अब सुनो, टेक्नोलॉजी आने से, आईटी एक्ट आने से आईपीसी चेंज हुआ, इंडियन पेनल कोड, इसके आने से एविडेंस एक्ट चेंज हुआ, इसके आने से आरबीआई एक्ट चेंज हुआ, एक बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट होता है वो भी चेंज हुआ। लेकिन नाउ माय पॉइंट इज, क्या इसके आने से पावर ऑफ अटॉर्नी कभी ऑनलाइन हुई? नहीं, आज भी फिजिकल है। क्या वसीयत कभी ऑनलाइन हुई? आज भी फिजिकल है। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट ऑनलाइन हुए? आज भी फिजिकल है। इसका मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स। अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो मैं कन्वेंस डीड बनाता हूं। याद है आपने पढ़ा था स्टैंप एक्ट के अंदर कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो कन्वेंस डीड बनती है। क्या वो आज तक ऑनलाइन हुई? नहीं हुई। अच्छा एक बार बताओ, मैंने आपको प्रॉपर्टी बेची, क्या आज भी उसको फिजिकली रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाके रजिस्टर कराना पड़ता है या ऑनलाइन हो जाता है? फिजिकली जाना पड़ता है। भाई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ऑनलाइन नहीं होगी रजिस्टर, आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना पड़ेगा। कहने का मतलब आईटी एक्ट आने के बाद भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये फॉलो, यही हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मेरे से कोई इधर देखिए, मेरे से कोई पूछे ना आईटी एक्ट 2000 क्या है, इधर देखिए। पहली बात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। आया क्यों था? इलेक्ट्रॉनिक डाटा को लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर है? क्योंकि लीगल रिकॉग्निशन मिली तभी हर बंदे ने ऑनलाइन ट्रस्ट करना शुरू किया और आज सारी डीलिंग ऑनलाइन होती है। पहली बात समझ आई। दूसरी बात, ये एक्ट आने से कुछ एक्ट्स अमेंड हुए और कुछ एक्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एम आई क्लियर? अच्छा एक चीज और सुनिए, क्या इंटरनेट सिर्फ इंडिया में आया होगा, पूरे वर्ल्ड में आया था? 1994 में इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में आया था। क्या जो हैकिंग की प्रॉब्लम है या ये वाली जो प्रॉब्लम है कि लीगल रिकॉग्निशन देनी है डाटा को, ये सिर्फ इंडिया में दी होगी, सबने दी होगी? अब हुआ क्या, सुनिए बड़े ध्यान से। जब हर कंट्री अपना लॉ बना रही थी, हर कंट्री अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लॉ बना रही थी, उस टाइम पे इंटरनेशनल गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, एक कॉमन लॉ निकाला, उसका नाम लिखा अनकीट्रल मॉडल लॉ। अनकीट्रल मॉडल लॉ देखो लिखा हुआ है यहां पे। अनकीट्रल स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। सर क्या कहना चाह रहे हो? सुनो, इस लॉ को एक मॉडल लॉ बनाया गया और गवर्नमेंट ने, यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला, सुनिएगा,
यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि जो भी कंट्री अपने अपने देश में, जो भी कंट्री अपने अपने टेरिटरी के अंदर आईटी का लॉ बना रही है, वो प्लीज इसको सोर्स माने, इसको ग्रैंड नॉर्म माने और इससे अपना लॉ डिराइव करे। इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज समझो, क्या इंडिया में अगर हम आईटी की बात करें, क्या इंडिया में बैठ के मैं जब अपने ऑनलाइन लेक्चर्स भेजता हूं, क्या हम एनक्रिप्ट करते होंगे उसको? क्या पूरा सिस्टम होता होगा? आपको पता है आधे से ज्यादा सॉफ्टवेयर हमने अमेरिकन कंपनी से खरीदे हुए हैं। तो क्या आईटी की सेल परचेज अक्रॉस द वर्ल्ड होती है? तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया का कोई बंदा है वो यूएस से परेशान है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा फेसबुक अकाउंट यहां बैठे बैठे किसी यूएस के बंदे ने हैक कर लिया? होता है ऐसा? तो कहता है भाई इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो आईटी की रिकॉग्निशन इंटरनेशनली है। आईटी जो है इसके अफेयर्स यहां बैठे बैठे आप दुनिया के दूसरे कोने के आदमी के साथ कुछ भी कर सकते हो, यस और नो? तो कहता है इसलिए हर देश में इंटरनेशनल लॉ है। कहता है सबका इंटरनेशनल लॉ एक ही सोर्स से आया, अनकीटरल मॉडल लॉ से। ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि कल को इंडिया और यूएस में, मैं इंडिया में हूं, किसी यूएस के बंदे ने मेरा कोई राइट छीना, मेरे साथ कोई हैकिंग वगैरह करी, तो मैं उस पर केस करूंगा, हाँ या ना? तो कहता है सर सबका यूएस का लॉ और इंडिया का लॉ, इंडिया का लॉ और यूके का लॉ, यूके का लॉ ऑस्ट्रेलिया का लॉ, सबका लॉ यूनिफॉर्म होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? हर देश का आईटी एक्ट यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि सबका सोर्स जो है वो सेम है, और वो सोर्स का नाम क्या है? अनकीटरल मॉडल लॉ। एम आई क्लियर? जवाब दीजिए, समझ आती है कहानी? तो देखिए इधर बड़े ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, ये पहले 4 पॉइंट्स देखो, क्या मैंने आपको समझा दिए? कहता है जी आईटी एक्ट 2000 है, इंट्रोडक्शन ई कॉमर्स के लिए आया, साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए आया, एंड अनकीटरल मॉडल लॉ को बेस माना। समझ आ गई बात? अनकीटरल यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉज, राइट? ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन। किसको लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करे? ट्रांजैक्शंस को। कौन सी ट्रांजैक्शंस? जो इलेक्ट्रॉनिकली होती है या यूजिंग इंटरनेट होती है, राइट? क्लियर है बच्चे? कह रहा है इंपैक्ट इससे क्या हुआ? कहता है लीगल रिकॉग्निशन मिल गई। किसको? कहता है ईडीआई को और ई कॉमर्स को। ईडीआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। यार जब आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हो वो ईडीआई तो है, आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने डाटा को इंटरचेंज कर रहे हो, हाँ या ना? और आगे कहता है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, जो मर्जी कह लो आज के टाइम में, यस और नो? इलेक्ट्रॉनिकली हम चीजें खरीदते बेचते हैं, हाँ या ना? अब तो आप पेटीएम के थ्रू म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो। पेटीएम में जाओ, आप पेटीएम का अपना जो ऐप है वो खोलो, उसमें लिखा होता है परचेज करो म्यूचुअल फंड्स करने हैं तो आज के टाइम में इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी हो गई है, इतनी ज्यादा फ्रीडम हो गई है, राइट? अब देखिए यहां पर कह रहा है ये आने से क्या क्या अमेंड हुआ? एविडेंस एक्ट 1872, आईपीसी अमेंड हुआ, आरबीआई एक्ट अमेंड हुआ और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 अमेंड हुआ, राइट? ये सारे लॉ में अमेंडमेंट्स आई। नॉन एप्लीकेबिलिटी कहता है आज भी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज फिजिकली बनते हैं, आज भी पावर ऑफ अटॉर्नी फिजिकली बनती है, आज भी ट्रस्ट डीड फिजिकली बनती है, आज भी वसीयत फिजिकली बनती है, और आज भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो कन्वेंस डीड होती है वो भी फिजिकली बनती है। यस और नो? हाँ या ना? आईटी का इन चीजों पे कोई फर्क नहीं है। एम आई क्लियर? श्योर? चले आगे, आती है बात समझ? अब देखिए कहता है सर इसमें बड़ी सारी डेफिनेशंस है। इसमें देखो मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस ये दे रखी हैं जो अभी हमने पढ़नी है, पर सच्चाई है कि कोर्स में हमारे 24 डेफिनेशंस है। देयर आर 24 डेफिनेशंस इन आईटी एक्ट जो मैं अपने डिटेल्ड बैच में पढ़ाता हूं, पर उसमें से अभी ये थोड़ी सी डेफिनेशन है 8-10 जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। सुनिए, कहता है एक्सेस वर्ड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सेस वर्ड की डेफिनेशन बोलते हैं ना, आप मेरे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हो। देखो एक चीज समझो, एक डेफिनेशन, एक वर्ड आएगा अनऑथराइज्ड एक्सेस। जब तक आपको एक्सेस नहीं पता, अनऑथराइज्ड एक्सेस कैसे पता चलेगा? यस और नो? सुनिए, कहता है सर एक्सेस का मतलब है कोई भी अर्थमेटिक, लॉजिकल या मेमोरी फंक्शन को यूज करके। कभी सुना ना बचपन में सीपीयू इज अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, याद आ रहा है आपको? कहता है अर्थमेटिक, लॉजिकल या मेमोरी फंक्शन यूज करके अगर आप एंटर कर रहे हो मेरे कंप्यूटर में, मेरे कंप्यूटर सोर्स में, मेरे कंप्यूटर नेटवर्क में, तो वो एक्सेस माना जाएगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? दोबारा समझो, अर्थमेटिक, लॉजिक या मेमोरी फंक्शन यूज करके अगर आप एंट्री कर रहे हो मेरे कंप्यूटर में या मेरे कंप्यूटर सिस्टम में या मेरे कंप्यूटर नेटवर्क में। क्लियर है? अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, सर ये कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये सारी देखो अभी आएंगी डेफिनेशन। देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम आएंगी सब। पर क्या इतना समझ आ गया कि आप एक्सेस कर रहे हो मतलब आप मेरे कंप्यूटर में एंट्री कर रहे हो, यस और नो? अब अगर वो मेरी परमिशन से है तो वैलिड है, और अगर मेरी परमिशन से नहीं है तो अनऑथराइज्ड है, हाँ या ना? जवाब दो। मतलब एक्सेस कैन बी ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड। एम आई क्लियर? पक्का? अब सुनिए, कह रहा है ये होगी पहली डेफिनेशन।
अब इसके बाद कहता है सर असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है। इधर देखिए असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, बेटा मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इधर ऑल ऑफ यू। जब एक बच्चा, पूरी बात सुनिए, जब एक बच्चा, हम किसी बच्चे को अपने पेन ड्राइव क्लासेस देते हैं, तो जब हम किसी बच्चे को अपनी पेन ड्राइव क्लासेस देते हैं तो वो क्या करता है, उस पेन ड्राइव को सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस डाटा को एनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्ट करने का मतलब क्या है कि वो लेक्चर चलेगा नहीं जब तक आप हमसे पासवर्ड नहीं लोगे। ये बात समझ आ रही है। जब हमने उस डाटा को एनक्रिप्ट किया तो जिससे हमने एनक्रिप्ट किया उसको बोलते हैं, उस पासवर्ड को बोलते हैं प्राइवेट की। क्या बोलते हैं? प्राइवेट की। ये बात समझ आई? प्राइवेट की एक पासवर्ड होता है, उससे हमने उस डाटा को एनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाते हो, कंप्यूटर पे लगा के फिर आप हमसे पासवर्ड मांगते हो, ठीक है। हम बोलते हैं जी आप हमें अपनी मशीन आईडी भेजो, मतलब आप हमें लैपटॉप या डेस्कटॉप की मशीन आईडी भेजो। आप अपनी मशीन आईडी भेजते हो, हम उसको अपने सिस्टम में डालते हैं। सिस्टम में डालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद एक नया पासवर्ड जनरेट होता है जो हम आपको मेल करते हैं। फिर आप उसको उधर एंटर करते हो तो फिर आपके लेक्चर चल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 बार पासवर्ड आ रहे हैं या दो पासवर्ड है। एक पासवर्ड हमें चाहिए, क्यों चाहिए? डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। दूसरा पासवर्ड आपको चाहिए उस एनक्रिप्शन को दोबारा डीकोड करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? क्या दोनों पासवर्ड सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? अलग अलग। तो क्योंकि अलग अलग होते हैं इसलिए बोला जाता है असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। समझ आ रही है बात? असिमेट्रिक मतलब अलग अलग पासवर्ड, और जिस पासवर्ड से हम अपने डाटा को क्रिएट कर रहे हैं या एनक्रिप्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट की, और जिससे आप उसे वेरीफाई करके चलाते हो उसको बोलते हैं पब्लिक की। सिंपल सी बात है, याद रहेगा। और इस होल कॉन्सेप्ट को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या डीएससी बोला जाता है। समझ आ रही है बात? डिजिटल सिग्नेचर्स अलग होते हैं, मेरी बात सुनेगा जो मैं आपको कह रहा हूं। डिजिटल सिग्नेचर्स अलग होते हैं, वो जो ऑनलाइन फॉर्म पे लगाए जाते हैं। हमने कभी कंपनी लॉ में भी ई गवर्नेंस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हम ऑनलाइन फॉर्म्स को कैसे फाइल करके डिजिटल सिग्नेचर्स लगाते हैं। सुनिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। क्या बोलेंगे? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। या हम इसको बोल सकते हैं असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, या हम इसको बोल सकते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक की। प्राइवेट एंड पब्लिक की, याद रहेगी बात? समझ आ रही है? तो प्राइवेट एंड पब्लिक की सिस्टम क्या होता है, जहां पे मैं अपने डाटा को एक पासवर्ड यूज करके एनक्रिप्ट करता हूं और दूसरा पासवर्ड आपको देता हूं ताकि जिससे आप उसको डीकोड कर पाओ। मैंने पहले एनकोड किया, एनक्रिप्ट किया, फिर आपने एनक्रिप्टेड लेक्चर को डीकोड किया। एम आई क्लियर? जवाब दीजिए, याद रहेगा। अच्छा एक चीज सुनिएगा, अगर आपने कभी, मैं जब ई गवर्नेंस पढ़ाता हूं तो मैं आप लोगों को कभी फॉर्म वगैरह दिखाता हूं कंपनी लॉ में कि ये देखो ये पूरा फॉर्म भरा हुआ और ये डिजिटल सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर्स का मतलब क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर्स मतलब आपने एक पेन ड्राइव लगाई, पेन ड्राइव लगाने के बाद आपने पासवर्ड डाला और एक ई फॉर्म जो होता है उस पर आपके साइन आ जाते हैं, हाँ या ना? वही होता है, राइट। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, अमित वोरा ये कर रहा है, ये मैंने ये किया, क्या ये डिजिटल सिग्नेचर है? नहीं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। समझ आ रही है बात? याद रखिएगा, डिजिटल सिग्नेचर अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अलग होता है। जब भी आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो, अब ये जो सिग्नेचर मैं कर रहा हूं, क्या ये मैंने कागज पे किया या अपने लैपटॉप पे कंट्रोल पैनल पे किया है? ये जो मैं डिवाइस यूज करता हूं, ये जो डिवाइस मैं आपका यूज कर रहा हूं, राइट है ना, इसका मतलब इस डिवाइस में मैंने ये यूज किया है, यस और नो? तो कहने का मेरा मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सर ऐसे जो आप सिग्नेचर्स करते हो ये इलेक्ट्रॉनिक है, और जो फॉर्म वगैरह आप फाइल करते हो ऑनलाइन, उसमें जो पेन ड्राइव लगा के आपका अमित सर नाम आ जाता है, वो क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नेचर्स। यस और नो? तो डिजिटल सिग्नेचर अलग है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अलग है। एम आई क्लियर? याद रहेगा। अब देखिए इधर ध्यान से, अभी इसके बारे में सेक्शन 3 आएगा आगे डिटेल में, पर यह समझ आ गया एक्सेस का क्या मतलब है, और यह भी समझ आ गया कि असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का क्या मतलब है। की पेयर, जब पेयर सिस्टम होता है वहां पर यह लगता है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक की का पासवर्ड अलग अलग होता है। प्राइवेट की मैं यूज करता हूं एनक्रिप्ट करने के लिए, पब्लिक की आप करते हो डीकोड करने के लिए। लेकिन सुनो, क्या पब्लिक की भी सबकी सेम होती है, अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। ऐसा नहीं जो पासवर्ड आपका है डीकोड करने का वही किसी और का होगा, नहीं। प्राइवेट की सेम है, मतलब मैं एनक्रिप्शन एक बार कर दिया तो प्राइवेट की एक ही बार यूज हुई, लेकिन पब्लिक की सबकी अलग अलग है। एम आई क्लियर? जवाब दो। आगे देखिए, कहता है कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है? कहता है कम्युनिकेशन डिवाइस होता है सेलफोन, या कहता है पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आप बताओ आजकल के टाइम में क्या खाली सेलफोन से कॉल होती है? भाई साहब टैबलेट से भी हो जाती है, स्मार्ट वॉच से भी कॉल हो जाती है, यस और नो? तो ये सारे गैजेट्स को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। याद रहेगी ये बात? क्लियर है? जिससे कहता है आप टेक्स्ट या वीडियो या ऑडियो या इमेजेस अभी कभी भी एक्सचेंज कर सकते हो, हाँ या ना? क्लियर है? तो कहता है कम्युनिकेशन डिवाइस मतलब कोई भी सेलफोन, कोई भी सेलफोन या कोई भी पीडीए, मतलब जिसमें टैबलेट भी आ गया, जिसके अंदर आपका मोबाइल वॉच, स्मार्ट वॉच सब आ गई, राइट, जिससे आप कोई भी डाटा शेयर कर सकते हो।
कह रहा अच्छा कंप्यूटर क्या बताओ, सुनिए अगर आपके पास मेरी मेन बुक हो GIGL वाली, तो याद है कंप्यूटर की डेफिनेशन का चार्ट पूरे पेज पे है, पूरे पेज पे है, एक पेज पे एक ही डेफिनेशन है, राइट। सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है कंप्यूटर या तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, या एक मैग्नेटिक डिवाइस होता है, या एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है, या हाई स्पीड डिवाइस होता है। भाई सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल दूं तो प्रोजेक्टर जिससे अब मैं लेक्चर बढ़ा रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये प्रोजेक्टर क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस है, जिसमें लेंस लगा होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल डिवाइस। ये जो कंट्रोल पैनल है कंप्यूटर जिसमें मैं लिख रहा हूं, क्या ये ऑप्टिकल डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हाँ या ना, क्लियर है। तो मतलब कभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकता है, ऑप्टिकल। जो आपका जो मेमोरी कार्ड होता है वो क्या होता है, हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। कहता है इसका मतलब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक लॉजिक या मेमोरी फंक्शंस करता है, हाँ या ना। कहता है वो इंपल्सिस को यूज करता है, क्या करता है, इंपल्सिस को यूज करता है। अब सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सिस यूज करेगा, मैग्नेटिक डिवाइस है तो मैग्नेटिक इंपल्सिस यूज करेगा, ऑप्टिकल डिवाइस है तो ऑप्टिकल इंपल्सिस यूज करेगा, क्लियर है ये बात। और कहता है क्यों करता है, क्या करता है कंप्यूटर, कहता है जी इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की फैसिलिटी देता है। किसको, कहता है मेरे कंप्यूटर सिस्टम को या मेरे कंप्यूटर नेटवर्क को। यस और नो, सिंपल है। अगर एक सांस में पढ़ूं तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ अर्थमेटिक, लॉजिकल और मेमोरी फंक्शंस बाय द यूसेज ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल और हाई स्पीड इंपल्सिस, राइट। और सर्विसेज देता है हमें किसकी, इनपुट, आउटपुट, विजुअल, स्टोरेज, और लास्ट में क्या कह रहा है, किसके थ्रू देता है, या कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। डन, क्लियर है, चलें आगे। ओके, कहता है अच्छा ये बताइए कंप्यूटर नेटवर्क का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा एक चीज बताइए, सुनिएगा, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने कंप्यूटर लगा रखा है, रिसेप्शन पे कंप्यूटर लगा होगा, ऑफिस में कंप्यूटर होता है। जो कंप्यूटर लगा रखा है उस कंप्यूटर के साथ, आपको याद होगा जब मैंने ये मेन क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपको इमेजेस भी दिखाई दी, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये कंप्यूटर नेटवर्क है, राइट। सुनो, कंप्यूटर लगा हुआ है, कंप्यूटर का मतलब क्या, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, उसके अलावा हम आजकल स्कैनर लगाते हैं, इसके अलावा हम लोग प्रिंटर वगैरह भी लगाते हैं। यस और नो, ये सारी चीजें जो हमने लगाई ये बन के पूरा सिस्टम बन गया, उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। यस और नो। और ऐसा होता है कभी कभी कि ऑफिस में 10 कंप्यूटर है, सारे के सारे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड जिससे होते हैं उसको वो कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। यस और नो, हाँ या ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम या तो डिवाइस होता है या कलेक्शन ऑफ डिवाइस होता है। पहले ये देखो, इट इज ईदर डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइस। यहां तक हो गया भाई। मैंने कहा ना एक, अब देखो एक चीज, लैपटॉप अकेला है, लैपटॉप अकेला कंप्यूटर सिस्टम है, और जो डेस्कटॉप है वो कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है। यस और नो। कह रहा है जी या डिवाइस है या कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है जिसमें कैलकुलेटर नहीं आता, जो अर्थमेटिक, लॉजिकल और मेमोरी फंक्शंस करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, कहता है वो यूज कैपेबल ऑफ यूजिंग फाइल्स विद इन कंजंक्शन विद एक्सटर्नल फाइल्स। अब आप मेरी बात को सुनिए बड़े ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। क्या आप कंप्यूटर में कोई ऑनलाइन फाइल, कोई PDF फाइल डालो, मतलब कोई फिजिकल फाइल है, सुनना जो मैं कह रहा हूं, मान लो आपके पास कोई फिजिकल फाइल है, ठीक है, क्या उस फिजिकल फाइल को स्कैन करके आप कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ या ना, क्लियर है। और फिर उसको वर्ड में कन्वर्ट करके दोबारा प्रिंट आउट निकाल सकते हो। मतलब ये कि कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा डिवाइस है जिससे हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी, या फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यस और नो, हाँ या ना, समझ आती है बात। आगे देखिए, आगे कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क मींस इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स and such interconnection can be through satellite, it can be through microwaves, it can be through terrestrial lines। मतलब इन शॉर्ट आपने कभी सुना नहीं, लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, सुना कभी बचपन में। और कह रहा है ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। यस और नो, क्लियर है बच्चे, पक्का। अब एक चीज बताओ, हमारे ऑफिस में वाईफाई है और हमारे ऑफिस में सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है सर वाईफाई पासवर्ड देना, जरा मेल करनी है आपको, तो क्या हम उसे टेम्परेरी पासवर्ड दे देते हैं और फिर वो टेम्परेरी हमारे सिस्टम में ऐड ऑन हो जाता है, परमानेंटली टेम्परेरी। जब वो लैपटॉप लेके चला गया तो वो बाहर हो गया। यस और नो। तो मेरे इन हाउस जो सिस्टम है, इन हाउस जो कंप्यूटर सिस्टम है वो परमानेंटली कनेक्टेड है, और जो फॉर द टाइम भी कनेक्ट किया वो टेम्परेरी कनेक्टेड है, हाँ या ना। पर जितनी देर के लिए वो कनेक्ट हुआ वो हमारे सिस्टम का पार्ट, हमारे नेटवर्क का पार्ट बन गया। यस और नो, जवाब दो, राइट।
साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब है? कहता है यार साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि मेरी चीजों को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जाए। यस और नो? सुनिए, कहता है मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा इक्विपमेंट, मेरा डिवाइस या मेरा कंप्यूटर, मेरी इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइस या कंप्यूटर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है किससे? अनऑथराइज्ड एक्सेस से या यूज से या अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से या डिस्क्रिप्शन से या मॉडिफिकेशन से या ये डिस्क्लोजर से या डिस्ट्रक्शन से। सुनिए, डिस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, आपको वो याद है, आपने एक मूवी देखी थी 3 इडियट्स, वो जो चांचड़ होता है, रणछोड़ दास चांचड़, आमिर खान, वो उसका बदल देता ना चमत्कार का बलात्कार। याद आ रहा है आपको? वो स्पीच याद आ रही है चतुर की? बलात्कार करने की जो क्षमता हम में है किसी में नहीं है। याद आ गई ना वो स्पीच? तो वहां पर वो क्या करता है? क्या वो उसके कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस कर देता है? क्या देखा जाए तो वो क्राइम है? यस, वो क्राइम है। समझ आ रही है बात? डन। सिक्योर सिस्टम, कहता है सिक्योर सिस्टम का मतलब है, इधर कहता है सिक्योर सिस्टम का मतलब है हमारा हार्डवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा प्रोसीजर, सब कुछ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर, सब कुछ सिक्योर और रिलायबल होना चाहिए। सिक्योर, रिलायबल एंड सूटेबल होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? जवाब दो। हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या प्रोसीजर सिक्योर, रिलायबल एंड सूटेबल होना चाहिए। क्लियर है? पक्का? समझ आती है कहानी? डेफिनेशंस क्लियर हो गई? अब सुनिए, अब कह रहा है सर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 3 ये बोलता है डीएससी एंड ईएससी। सेक्शन 3 बोलता है डीएससी के बारे में और 3 ये बोलता है ईएससी के बारे में। सुनिएगा इधर, पहले मेरी बात सुनिए, पूरी बात समझिएगा। जब पहले लॉ आया, आईटी एक्ट आया, तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या था कि सरकारी कामों को ऑनलाइन करना है और सरकारी फॉर्म्स और फाइलिंग को ऑनलाइन करना है, उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। बाद में अमेंडमेंट आई और ईएससी आया। ईएससी पता कब आया? इलेक्ट्रॉनिक साइन कब आए? जब इलेक्ट्रॉनिक चेक आए। आज के टाइम में आपको नहीं पता, फिजिकल चेक के साथ इलेक्ट्रॉनिक चेक भी होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बढ़ाया जाता है। अब तो आपके सेकंड मॉड्यूल में चला गया ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ईबीसीएल के अंदर चला गया, फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा आपने, उसके अंदर पढ़ाया जाता है कि एक तो फिजिकल चेक मैं आपको देता हूं, आजकल क्या है इलेक्ट्रॉनिक चेक है मेरे पास। अगर ये वाला सिस्टम है तो क्या मैं इसको, मैं जैसे आपको लिख रहा हूं ऑनलाइन ये सब, क्या मैं भर नहीं सकता उसको? भरने के बाद साइन करूंगा, आपको मेल करूंगा, आप बैंक में दोगे, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएंगे फंड्स। तो कहने का मतलब क्या है, जब से इलेक्ट्रॉनिक चेक आए तब से गवर्नमेंट को लगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होने चाहिए। या अगर आपने कभी देखा हो, आप अगर लाइसेंस बनवाने जाते हो, आप कभी पासपोर्ट बनवाने जाते हो, तो वो क्या करते हैं, एक खाली डिवाइस होता है, उस पर आपके साइन कराते हैं प्लास्टिक के बोर्ड पे, है या ना? आप यहां साइन कर रहे होते हो, नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन सामने कंप्यूटर में नजर आ रहे होते हैं। यस और नो? तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है। ये जो मैंने अभी किए थे ये क्या थे? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स थे। यस और नो? जो मैंने अमित वोरा लिखा अभी, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, राइट? देखिए कह रहा है डिजिटल सिग्नेचर लगाने का तो भाई आजकल एक ही तरीका चलता है, दैट इज असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। क्लियर है ये बात? याद रहेगा। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और भी सिस्टम होते हैं, हैश फंक्शन भी होता है, पर वो आपके कोर्स में नहीं है, आपको पढ़ाया नहीं जाता। हैश फंक्शन अलग होता है, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम अलग होता है। एक चीज याद रखना, डीएससी लगाने का असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम इज वन ऑफ द मेथड, इट इज नॉट द ओनली मेथड। क्लियर है? लेकिन इसके अंदर है क्या, 2 पासवर्ड है, मतलब एक हो गया क्रिएटर या ओरिजिनेटर, दूसरा हो गया पब्लिक की वाला बंदा, राइट? और दोनों का पासवर्ड अलग अलग है, इसलिए इसको असिमेट्रिक बोला जाता है। और क्रिप्टो मतलब एनक्रिप्शन, राइट? क्लियर है? देखो कहता है ईएससी क्या होता है, कहता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का मतलब होता है कोई भी सिग्नेचर जो कोई भी टेक्निक को यूज कर रहे हैं जो शेड्यूल 2 के अंदर है। अगर आप कोई भी टेक्निक को यूज कर रहे हो जो इस एक्ट के शेड्यूल 2 में है, कहता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स माने जाएंगे। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अ सिग्नेचर विच हैज बीन मार्क्ड अप और विच हैज बीन मेड बाय यूज ऑफ एनी टेक्निक, एनी ऑफ द टेक्निक आउट ऑफ सच टेक्निक्स विच आर मेंशन्ड अंडर शेड्यूल 2। क्लियर है? अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग जब भी कहीं पर किसी टीचर से पढ़ते हो, मान लो लॉ मेरे से पढ़ रहे हो, टैक्स और कॉस्ट कहीं और पढ़ रहे हो, या जो भी कहीं और पढ़ रहे हो, जो भी आपका एमए वगैरह सब्जेक्ट है, ये बताओ कि क्या हर टीचर मेरे वाला डिवाइस यूज करता है? सबका डिवाइस अलग अलग होता होगा, सबका डिवाइस अलग अलग होता, किसी का फिक्स होता होगा। भाई मैं इस टाइम पे यूज करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट, कोई एप्पल का प्रोडक्ट यूज करता होगा, कोई हो सकता है आईबॉल का कंट्रोल पैनल यूज करता होगा। तो कहता है टेक्निक सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे टीचर जो लिखते हैं वो नजर आता है? क्या सारे टीचर इसी तरीके का ऑलमोस्ट यूज करते हैं? तो कहता है हो सकता है सबकी टेक्निक का नाम अलग हो, लेकिन आप कोई भी टेक्निक यूज करो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर कर पा रहे हो तो वो ईएससी माना जाएगा। क्लियर है ये बात? डन? चले आगे। अब देखिए कहता है एक चीज और है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स में आपका साइन पे कंट्रोल होना चाहिए और आपका जो ऑल्टरेशन अगर कोई करे तो वो डिटेक्ट हो जानी
चाहिए। अब सोच के देखो, इलेक्ट्रॉनिकली आपने साइन करे, क्या आजकल इलेक्ट्रॉनिकली बंदा उसको काट के कहीं और प्लेस नहीं कर सकता? हाँ या ना? कहता है लेकिन ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपके साइन अगर कहीं और यूज हो रहे हैं तो आपके पास कोई मैसेज या कोई डिटेक्शन आ जाए। यस और नो? डन। अब देखिए, कहता है लीगल रिकॉग्निशन टू ई रिकॉर्ड्स एंड ई सिग्नेचर्स। ये सेक्शन 4 मैंने कहा था आए इसीलिए था कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा और इलेक्ट्रॉनिक साइन को लीगल रिकॉग्निशन मिल सके। राइट। देखिए, कहता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो टाइप्ड हो, चाहे वो प्रिंटेड हो। देखो, टाइप तो होता ही इलेक्ट्रॉनिक है, और रिटन का मतलब क्या है? बाय हैंड लिखा फिर स्कैन कर दिया। यस और नो? और प्रिंटेड का मतलब क्या है? कंप्यूटर में था, प्रिंट निकाल के रख लिया। कहता है ये सब ई रिकॉर्ड में आएगा। यस और नो? क्या इलेक्ट्रॉनिक, क्या लीगल रिकॉग्निशन सिर्फ टाइप्ड मटेरियल को मिली, प्रिंटेड को मिली, या हैंड रिटन स्कैन को किसी को भी मिली? सबको मिली। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो मेरे जो नोट्स हैं जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरे नोट्स हैं सारे, ये सब मेरी हैंडराइटिंग है ना? क्या ये हैंडराइटिंग भी मेरी है जो आपके हाथ में है अभी? मैंने क्या इसका प्रिंट आउट आपको दिया हुआ है? जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं रिविजनरी लेक्चर, क्या इसके प्रिंट आउट आपके हाथ में है? राइट। ये जो प्रिंट आउट आपके हाथ में है, क्या ये ओरिजिनली मैंने बाय हैंड पेपर पे लिखा था या बाय हैंड इस कंप्यूटर पे लिखा था? पेपर पे थोड़ी लिखा है, वो पेपर थोड़ी है। जो अभी आपके पास प्रिंट आउट आए हुए हैं, ये इस चैप्टर के ही मान लो या इस रिविजनरी लेक्चर के मान लो, जो प्रिंट आउट है वो मेरी हैंडराइटिंग है। पर क्या वो मेरी हैंडराइटिंग मैंने पेपर पे लिखी है? क्या मैंने पेपर पे लिख के उसे फोटोकॉपी करवाया है? वो बात हो रहा है, देख के पता नहीं चलता, देख के नहीं पता चलता मैंने कहां लिखा है, लेकिन लिखा कहां मैंने? इस फाइल में। ये जो सारा डाटा है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज का, मान लो आर्बिट्रेशन एक्ट जब पढ़ेंगे, तो ये सब मैंने क्या किया हुआ है? ये सब मैंने इसके अंदर बना रखे है ना, इसी का प्रिंट आउट आपको दिया हुआ है। क्या ये सब इलेक्ट्रॉनिक डाटा है? बिल्कुल। हाँ या ना? तो सर अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिकली कुछ क्रिएट किया तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, फिजिकली क्रिएट करके उसे स्कैन कर दिया तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा माना जाएगा। हाँ या ना? कहता है सर ई सिग्नेचर्स भी वैलिड है, एनफोर्सेबल है और एविडेंस एक्ट में एक्सेप्टेबल होते हैं। हाँ या ना? अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली किसी डॉक्यूमेंट को साइन करोगे, सुनो मैं प्रैक्टिसिंग सीएस हूं, मैंने किसी डॉक्यूमेंट पे डिजिटल सिग्नेचर करके आरओसी को फॉर्म भेज दिया और उसमें कुछ गलत था, क्या मैं लाइबल नहीं होऊंगा? बिल्कुल। मैं ये नहीं कह सकता मेरे साइन तो मेरे आर्टिकल्स ने लगा दिए होंगे। जी भाई, तुम्हारी गलती है, तुमने अपने डिजिटल सिग्नेचर उसको दिए क्यों यूज करने के लिए। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है सेक्शन 6 कहता है पब्लिक रिकॉर्ड्स की बात करता है। सुनिएगा बेटा इधर ध्यान से, पहले एक चीज सुनिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक डाटा को लीगल रिकॉग्निशन मिली, फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा के अलावा जो सरकारी डाटा था उसको लीगल रिकॉग्निशन मिली। सर क्या कहना चाह रहे हो? सुनिए, अमित वोरा ने ऑनलाइन मेक माई ट्रिप पे कोई टिकट बुक कराई, एयर टिकट, ठीक है? क्या यहां पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है? अमित वोरा और मेक माई ट्रिप है। हाँ या ना? तो ये क्या आया? इलेक्ट्रॉनिक डाटा को लीगल रिकॉग्निशन मिलने की चीज। लेकिन क्या एमसीए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आरओसी, क्या ये सारे काम ऑनलाइन होते हैं? तो ये सारे काम ऑनलाइन होते हैं, इसका मतलब पब्लिक रिकॉर्ड्स को भी क्या मिल गई? लीगल रिकॉग्निशन मिल गई। अगर आपको कंपनी लॉ याद हो तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी एक चार्जेस का रजिस्टर मेंटेन करता है, पहले फिजिकली करता था, अभी ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे मेंटेन करता है। हाँ या ना? क्या अभी आजकल कोई भी कंपनी फॉर्म होती है, क्या एमओए आरओसी को देती है? क्या आरओसी उसे वेबसाइट पे अपलोड कर देता है? क्या कोई भी इंस्पेक्शन करना चाहे किसी भी कंपनी की ऑनलाइन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर जितनी भी सरकारी बॉडीज हैं उन्होंने भी अपना डाटा इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना शुरू कर दिया है। हाँ या ना? तो कहता है सर जो ई फॉर्म्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हैं, आज आप कंपनी में डायरेक्टर बनते हो, DIR 12 आरओसी को जाता है, फिजिकली जाता है, ऑनलाइन जाता है? ऑनलाइन जाता है 30 डेज में। यस और नो? तो कहता है जो ई फॉर्म्स हैं, जो ई लाइसेंसेज हैं, जो ई पेमेंट्स हैं, उनको भी सबको लीगल रिकॉग्निशन मिल गई। एम आई क्लियर? जवाब दो। मतलब सेक्शन 4 जो था वो लीगल डाटा को रिकॉग्निशन, डाटा को, इलेक्ट्रॉनिक डाटा को लीगल रिकॉग्निशन देता है, और सेक्शन 6 जो है पब्लिक रिकॉर्ड्स को लीगल रिकॉग्निशन देता है। यस और नो? डन? चलें आगे। अब देखिए आगे कह रहा है सेक्शन 7 एंड 7A, ये कुछ भी नहीं कहता, ये कहता है भाई एक चीज सुनो बेटा, इधर देखिएगा, आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या आजकल ऑडिट होता है? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता होगा? और आपको नहीं लगता ऑडिट में आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो सीए को सिस्टम ऑडिट भी आना चाहिए? कहता है आजकल हर क्लाइंट, हर बंदा इलेक्ट्रॉनिकली अपना डाटा रिटेन करता है ना? और कहता है जब भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, वो जो भी अकाउंटिंग, या आपको नहीं लगता जब आपके यहाँ रेड पड़ती है, इनकम टैक्स वाले आते हैं, तो क्या इनकम टैक्स वाले खाली फिजिकल बुक्स देखते हैं सबसे पहले, या सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं उनको भी सबसे पहले सीज कर लेते हैं? करते हैं ना सीज? इसका मतलब ये कि आजकल के टाइम में सिस्टम्स ऑडिट नाम की भी चीज होती है। एम आई क्लियर? देखिए
कहता है सर रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स ऑडिट, सेक्शन 7 एंड 7A लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में नहीं आएगा। जितना अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ना, मेरे से कोई पूछे ना सर बेकार सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन 7 एंड 7 है। डन, आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें आगे। अब देखिएगा बेटा इधर, यहां पर ना एक सेक्शन आया सेक्शन 10A से लेके सेक्शन 16। अब ये 10A से 16 जो है ना, ये सारे एक ही फैमिली के सेक्शन है, मतलब एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए इनकी मैंने एक ही हेडिंग डाली और इनको एक ही साथ पढ़ाया जाता है। पहले मेरी बात सुनिएगा, सेक्शन 10A पता है सिंपल एक बात बोलता है, इधर देखिए सेक्शन 10A क्या बोलता है, सुनिए। आजकल के टाइम में क्या होता है, आप मेरी बात सुनिएगा, आप वेबसाइट पे बैठे, आप अमेजॉन पे गए, आपने गूगल पे डाला, गूगल पे जाके आपने लिखा नाइकी शूज या रीबॉक शूज, अमेजॉन की साइट पे चला जाता है वो, है ना, पहला लिंक आता है अमेजॉन का। फिर आप अमेजॉन की उस पे जाते हो और आप क्या करते हो, वहां से देखते हो, अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हो। कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये एक तरीके से, ये फिजिकली हुआ इलेक्ट्रॉनिकली हुआ, और क्या ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। तो ये बात सेक्शन 10A कहता है, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू ई मींस, यस और नो। कहता भाई देखो इलेक्ट्रॉनिकली भी आप ऑफर करते हो, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, अग्रीमेंट हो जाता है, लीगल ऑब्लिगेशन हो जाती है, तो कहता है जो इलेक्ट्रॉनिकली मोड में कॉन्ट्रैक्ट हो वो भी वैलिड माने जाएंगे, हाँ या ना। तो सेक्शन 10A एक लाइन में समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉनिकली जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो भी वैलिड माने जाते हैं। और ये जो बात मैंने बोली, ये तो बचपन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बड़ी थी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में दो तरीके की ऑब्लिगेशन होती है, सोशल या लीगल। लीगल होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज H याद आ रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, याद आई बात, सुना हुआ कभी। आगे देखिए क्या कह रहा है। अच्छा मेरे को एक चीज बताइएगा, सुनिए मैं एक बात बोल रहा हूं, मेरे कंप्यूटर से एक चीज समझो, मेरे व्हाट्सएप नंबर, या कभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे मेल आईडी से आपको कोई मेल आ जाए, ठीक है, या मेरे ऑफिशियल ने कोई आपको मेल भेज दी, या सिस्टम से कोई मेल आ गई मेरे मेल आईडी से, देखो या तो मैंने भेजी या मेरे टेक्निकल पर्सन ने भेजी, अमित वोरा क्लासेस के, या हमने नहीं भेजी अपने आप आ गई, कुछ उल्टी सीधी मेल आ गई। मेरा पॉइंट है क्या तीनों ही केसेस में अमित वोरा लाइबल है भाई? जो जिसका वो चैनल है, या जिसका वो क्या नाम है, जो उसका जिसका स्टाफ है, या हमने कुछ नहीं किया, मेरा सिस्टम हैक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप में से किसी का फेसबुक हैक हो गया और उसमें कुछ पॉर्न मूवीज डल गई, हो सकता है ऐसा, हैकिंग हो सकती है। तो यहां पर कहता है जी कुछ भी गलत हो तो अल्टीमेटली दुनिया तो आपको ही पकड़ेगी ना, कि जी इस वेबसाइट से गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे हैं, जी इस मेल आईडी से ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, आया ना। इसलिए आप बड़ी जल्दी किसी को स्पैम करते हो तो ब्लॉक हो जाता है पीछे से, आया ना। गूगल वगैरह ब्लॉक कर देता है चीजों को, वो क्यों करता है? क्योंकि गूगल एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है। उसके बारे में हम सेक्शन 79 में पढ़ेंगे आज, इस चैप्टर में सेक्शन 79 है जो बात करता है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में। देखो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, सेक्शन 11 क्या कह रहा है, सिंपल सी बात समझ आई। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अमित वोरा या अमित वोरा के किसी ऑथराइज पर्सन या अमित वोरा के सिस्टम से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास डिस्पैच हुई तो उसकी जवाबदारी किसकी मानी जाएगी? अमित वोरा की मानी जाएगी। यस और नो, हाँ या ना, क्लियर है। 10A क्या कह रहा था, ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड। 11 क्या कह रहा है, जिसका ट्विटर हैंडल है या जिसका भी वो क्या नाम है यूट्यूब चैनल है या जिसका भी मेल आईडी है उसी की जिम्मेवारी मानी जाएगी। एक बार आपको याद हो तो कपिल शर्मा ने बड़ी गालियां निकाली थी किसी को ट्विटर पे, पता है आपको, ट्विटर पे बहुत गालियां निकाली। एक बार तो उसने मोदी साहब को बोला था यही है अच्छे दिन, पता है आपको, है ना। एक बार उसने बहुत गालियां भी निकाली किसी को ट्विटर पे, एम्स्टरडैम में बैठ के, बहुत बहुत उल्टी सीधी, माँ बहन ये वो पता नहीं क्या क्या लिखा उसने। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसका जो उसकी जो ह्यूमन रिसोर्स टीम है और उसकी जो पब्लिक रिलेशन टीम है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने लिखा कि हमारा जो ट्विटर हैंडल है वो हैक हो गया है, इसलिए ऐसे अपने आप आ रहे हैं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, प्लीज एक्सक्यूज, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। उसको कवर अप किया। 1 घंटे के बाद फिर उसने टाइप किया, कोई हैक वैक नहीं हुआ, मैंने लिखा जो लिखा है वो तो मेरा स्टाफ मुझे बचा रहा है। समझ रहा मेरी बात? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके ट्विटर हैंडल पे कुछ लिखा जा रहा है या आपके इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट हो रहा है, जितने भी ये सोशल मीडिया चीजें हैं, इस पे जब भी कोई चीज पोस्ट हो रही है आपके चैनल पे, तो हम मानेंगे कि आपने पोस्ट करी है। यस और नो, हाँ या ना। चले आगे। आगे देखिए, कह रहा है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट ऑफ ई रिकॉर्ड। इधर देखिएगा क्या कह रहा है, बच्चे मेरी बात सुनिए। कभी कभी क्या होता है, आपने किसी को ई रिकॉर्ड भेजा, कोई भी ई डॉक्यूमेंट आपने किसी को भेजा, कहता है सामने वाले के पास पहुंच के आपको कैसे पता चलता है
कहता है या तो वो खुद ही बता देता है आपको, हाँ जी मेरे पास आ गया, राइट। कई बार होता है मैंने किसी को मेल भेजी, फोन आ जाता है, हाँ मिस सर मेल आ गई, तो क्या उसने मुझे खुद ही कम्युनिकेट कर दिया मैनुअली? कभी कभी होता है कि ऑटोमेटिकली आ जाता है डिलीवर्ड। यार आपने कभी देखा नहीं व्हाट्सएप पे एक टिक होता है डिलीवर्ड, मतलब एक टिक होता है गया, 2 टिक होते हैं डिलीवर्ड, ब्लू होता है तो सीन। तो इसका मतलब क्या ये सब कुछ ऑटोमेटिकली है? तो कहता है भाई जब भी सामने वाले के पास डाटा गया तो आपको मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली या किसी भी अदर इंडिकेटर से पता चल जाता है कि हाँ उसने रिसीव कर लिया है। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर है? क्या आप सामने वाले को गाली दे सकते हो जब तक वो 2 टिक ब्लू नहीं हुए? नहीं, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है। हाँ टिक हो गए दोनों ब्लू और उसके बाद भी आपका जवाब नहीं आया, फिर आपको गुस्सा आता है। हाँ या ना? क्लियर है ये बात हमें? तो कहने का मतलब ये कि जब सामने वाले से एक्नॉलेजमेंट आ गई कि उसने रिसीव कर लिया, वो मैनुअली भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, या कोई और इंडिकेटर भी हो सकता है। डन? चले आगे। अब देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, इधर सुनिएगा ध्यान से बेटा, इधर सुनिए। मैंने डाटा मैंने आपको मेल भेजी, मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपको मेल भेजी। अब एक बात बताओ, जब मेल मैं आपको भेजता हूं क्या आपके पास इमीडिएटली पहुंच जाती है मेल या टाइम लगता है? मेल की बात कर रहा हूं। व्हाट्सएप क्या होता है? मैंने आपको व्हाट्सएप किया तो इमीडिएटली, और मेल कभी कभी मेल को टाइम भी लग जाता है। कितने लोगों ने ये बात सुनी है? कभी कभी ऐसा होता है 5-10 मिनट लग जाते हैं मेल आने में, पता है आपको ये बात? हाँ या ना? तो माय पॉइंट इज कि मैंने 11:01 पे आपको मेल भेज दी, जैसे ही मैंने सेंड का बटन दबा दिया, कंपोज करी, अटैचमेंट करी, सेंड का बटन दबा दिया, उसके बाद जीमेल पे गई मेल। अब क्या वो मेरे कंट्रोल में आई या मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई? द मोमेंट मेरे कंट्रोल से बाहर होगी मतलब वो हो गया टाइम एंड प्ले, टाइम ऑफ डिस्पैच। जब डाटा मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया वो क्या हो गया? टाइम ऑफ डिस्पैच। ये बात समझ आई? क्लियर है? और जब सामने वाले के कंप्यूटर में एंटर कर गया तो वो क्या हो गया? रिसीट ऑफ ई रिकॉर्ड। समझ आ रही है बात? मैंने 11:01 पे मेल भेजी, आपको 11:04 पे बोली पहुंची, तो डिस्पैच का हो गया 11:01, पहुंचने का हो गया 11:04, राइट? क्लियर है? पहले व्हाट्सएप पे ऐसे होता था। व्हाट्सएप पे क्या होता था? आप पहले मैसेज करते थे, वो डिलीट नहीं होता था। अब डिलीट हो सकता है? आप मैसेज करते हो कितनी देर में डिलीट होता है? 7 मिनट। 7 मिनट्स का रूल है। अगर सामने वाले ने नहीं देखा तो आप डिलीट कर देते हो। और डिलीट फॉर मी, डिलीट फॉर एवरीवन, ये ऑप्शन आता है व्हाट्सएप पे लिखा हुआ। तो इसका मतलब अभी अगर मैं बात करूं, मैंने व्हाट्सएप पे डाटा आपको भेज दिया, लेकिन स्टिल मैं उसे डिलीट भी कर सकता हूं, है ना? क्लियर है ये बात आपको? तो इसलिए अगर मैं बोलना चाहूं, क्या वो भेजने के बाद भी आपके कंट्रोल में रहता है? अगर रहता है तो वो डिस्पैच का टाइम नहीं माना जाएगा, 7 मिनट के बाद माना जाएगा, क्योंकि आपके कंट्रोल से बाहर हो गया। मैं आपको एक चीज बता दूं, जानकारी दे दूं आपको, इधर व्हाट्सएप की कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है, याद रखना। व्हाट्सएप की कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है, व्हाट्सएप को कोर्ट वैलिड नहीं मानता, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। लेकिन जो ईमेल है उसको कोर्ट वैलिड मानता है। इसलिए आप याद रखना, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब ईमेल के थ्रू होते हैं। यार इस टाइम पे हमारी जितनी भी फ्रेंचाइजीज चल रही है, अगर इस टाइम पे मैं बात करूं, हमारी जितनी भी फ्रेंचाइजीज चल रही है, अराउंड अभी 27 के आसपास फ्रेंचाइजीज है, उसमें से मैं 4-5 लोगों को ही फिजिकली मिला हूं, बाकी सब तो इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ या ना? बाकी सारी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। समझ आ रही है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब 4-5 लोगों से मिला हूं, बाकी सबसे मिला नहीं हूं। फोन पे बात हुई है, अग्रीमेंट हमने भेजा, उन्होंने साइन करके भेज दिया, स्टैम्प पेपर हो गया। कहने का मतलब है कि सारे अग्रीमेंट्स आजकल ऑनलाइन होते हैं। हाँ या ना? एम आई क्लियर? पक्का? तो ये वाली बात सेक्शन 13 वाली समझ आ गई कि जब डाटा मेरे, मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है सब ईमेल से होते हैं। और तो और मेरी बात याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है, मेरी वो फोन पे किसी से बात हुई, मैं बोलता हूँ कि सर ठीक है व्हाट्सएप कर दो, बंदा कहता है सर व्हाट्सएप नहीं, मेल करूंगा। क्यों? क्योंकि हर बंदा अपने पास एविडेंस रखना चाहता है। क्लियर है बच्चे? याद रहेगा? डन? अब देखो सेक्शन 14, 15, 16, ये भी बेकार सेक्शन है, एग्जाम में आने वाले हैं नहीं। सेक्शन 14 कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। 15 कहता है सिग्नेचर्स को आप अपने पास रखोगे, लगाना उसको आपकी ड्यूटी है और कंट्रोल करना भी आपकी ड्यूटी है। क्लियर है ये बात? सिग्नेचर्स को स्टोर करना, एफिक्स करना और कंट्रोल करना आपकी ड्यूटी है। और 16 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बताएगी कैसे आप डाटा को सिक्योर कर सकते हो। ये बेकार है सेक्शन। तो ये 14, 15, 16 भी यूजलेस है, और ऊपर 7 एंड 7A भी यूजलेस था। बाकी समझ आ गए? क्लियर है? 10A मेन है। 10A क्या कह रहा है? ई रिकॉर्ड। 11 क्या कह रहा है? डिस्पैच, मतलब एट्रीब्यूटेबल। अमित वोरा के सिस्टम से जा रहा है तो अमित वोरा ही लाइबल है। 11 क्या और 12 क्या कह रहा है? एक्नॉलेजमेंट कब होगी, राइट? सामने वाला मुझे कैसे जवाब देगा। और 13 क्या कह रहा है? कब डिस्पैच माना जाएगा और कब रिसीविंग माना जाएगा।
जब मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया डिस्पैच है, जब आपके सिस्टम में एंटर कर गया तो रिसीव हो गया। क्लियर है, समझ आ गई बात। अच्छा एक चीज बताओ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने आपको मेल भेजी, आपके मेल आईडी पे रिसीव हो गई, तो जैसी रिसीव होगी मतलब आपने आपका रिकॉर्ड रिसीट ऑफ ई रिकॉर्ड हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास नहीं गई, एक मास्टर डाटा में गई, मैंने आपके कंपनी के आईडी पे भेजी जहां पे एक मास्टर डाटा है, शाम को 12 बजे रात को, आप सुबह 8 बजे जाके 9 बजे जाके उसे ऑफिस में अपने कंप्यूटर में अपने डाटाबेस से निकालते हो। तो कहने का मतलब अगर आपका डायरेक्ट एक्सेस है, जब मेरा डाटा गया, जब यहां से मैंने डाटा भेजा, आपके पास डाटा चला गया, अब वहां पर दो बातें आएंगी, जहां पर वो डाटा रिसीव हुआ है क्या आपको उसका डायरेक्ट एक्सेस है या नहीं है। अगर डायरेक्ट एक्सेस है तो रात को 12:01 पे मेल गई, मैं मानूंगा आपके पास रिसीव हो गई। अगर वो कंपनी का कोई वेब बेस है, कंपनी का कोई मास्टर डाटा या डाटाबेस है जहां पे मैं बोलूं सर आपके पास आ गई मेल, आप कह रहे हो नहीं सर कंपनी के डाटाबेस में गई होगी, वो तो अब सुबह 9 बजे ही मिलेगा मेरे को। इसका मतलब क्या हो गया, फिर हम क्या मानेंगे, रिसीव कब हुआ, सुबह 9 बजे। समझ आ रही है बात। इन शॉर्ट में क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक डाटा भेजता हूं आप उसे रिसीव करते हो, जहां पर वो डाटा गया है अगर वो चीज सीधा आपके एक्सेस के अंदर है, आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपकी पार के अंडर है, तो मैं बोलूंगा रिसीव हो गया। अगर वो सेंट्रलाइज डाटाबेस है, आप उससे बाद में एक्सट्रैक्ट करोगे, तो जब एक्सट्रैक्ट करोगे वो टाइम रिसीट का माना जाएगा। एम आई क्लियर, समझ आ गई कहानी, श्योर, कोई दिक्कत इसके अंदर, पक्का। बच्चे अब इधर देखिएगा प्लीज ध्यान से, सेक्शन 35 एंड 38 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ना आपके पेपर में एक साथ आता है ये क्वेश्चन। इधर कहता है सर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, देखो एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स इज अ वाइडर टर्म जिसमें ईएससी और डीएससी दोनों आते हैं, ठीक है, क्लियर है। मतलब सेक्शन 3 होता है डीएससी, सेक्शन 3 होता है ईएससी। ईएससी इज अ वाइडर टर्म जिसमें डीएससी इंक्लूड होते हैं, याद रहेगा। एवरी डिजिटल सिग्नेचर इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बट एवरी इलेक्ट्रॉनिक इज नॉट डिजिटल। समझ आ रही है बात। डिजिटल सिग्नेचर वो होते हैं जो आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी से लेते हो। मैंने आपको कई बार बता रखा है कंपनी लॉ में ई गवर्नेंस चैप्टर के अंदर कि मान लो मैं सीएस हूं या आप कल को सीएस बनोगे, तो आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे फाइलिंग करोगे, तो आपको जो भी आरओसी को फाइलिंग करनी होती है उसमें एक डिजिटल सिग्नेचर लगाने होते हैं। जिस डिजिटल सिग्नेचर को आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी से बनवाते हो, सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो होती है जिसको गवर्नमेंट ने सर्टिफाई कराओ कि आप सिग्नेचर्स बना सकते हो। वो एक पेन ड्राइव देते हैं, उसकी 2 साल की फीस होती है, 700-800 रुपये होती है आजकल। वो जो सिग्नेचर्स हमें मिलते हैं वो सिग्नेचर्स फिर हमें एमसीए की वेबसाइट पे रजिस्टर करने पड़ते हैं, जिसको हम रोल चेक बोलते हैं। अगर आपने कभी कंपनी लॉ में ई गवर्नेंस पढ़ा है तो ये जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ ये सब आपको समझ आ रही होंगी, राइट। क्या कि डिजिटल सिग्नेचर कौन देता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी देती है, फिर हम उसको एमसीए की वेबसाइट पे, आरओसी की वेबसाइट पे उसे हम रोल चेक करते हैं, राइट। अब सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, कहता है सर सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो होती है उसको हम फीस देते हैं, फीस के साथ हम उसको एप्लीकेशन देते हैं, और कहता है साथ में सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट देते हैं। क्या देते हैं, सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट। इसमें ना आपको सर्टिफाई करना पड़ता है कि आप सीए हो, सीएस हो, सीडब्ल्यू हो, लॉयर हो, कौन हो, डायरेक्टर हो, कौन हो आपको क्यों चाहिए डिजिटल सिग्नेचर्स, तो इसके अंदर आपको अपना स्टेटस बताना पड़ता है। समझ आ रही है ये बात। और कहता है ये सारी चीजें आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी को देते हो, तो फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी आपको डिजिटल सिग्नेचर्स दे देती है। बड़ी सिंपल सी बात है, यस और नो भैया। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर्स लेने हैं तो आप करोल बाग में, हम पटेल नगर में रहते हैं, करोल बाग में भरा पड़ा है डीएससी की सर्टिफाइंग अथॉरिटी। आप गूगल पे ही सर्च मारो, आप गूगल पे एक बार में लिखो डिजिटल सिग्नेचर्स, और भाई साहब एड्रेस आ जाएगा करोल बाग में, लिखा होगा कि 1 साल, बड़ा मतलब कॉम्पिटिशन है बहुत ज़्यादा इसमें। मतलब लोग कहते हैं 1 साल की फीस में 2 साल बनवाओ, समझ रहे हो, वैलिडिटी एक्सटेंड, जैसे मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं होता, ऐसे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है आजकल अभी। और आपने अगर मेरे से पढ़ा हो ई गवर्नेंस चैप्टर कंपनी लॉ में, तो उसके अंदर बार बार मैं इस चैप्टर में क्यों बार बार ई गवर्नेंस का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि ई गवर्नेंस भी ऑनलाइन में डील करता है। याद है कंपनी लॉ में वो पूरा चैप्टर ही किसके बारे में है, ऑनलाइन, एमसीए ऑनलाइन कैसे हुआ। अगर आप मेरे से ई गवर्नेंस पढ़ते हो तो उसमें मैं आपको बोलता हूँ 3 तरीके के डीएससी होती है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। याद आ रहा है कुछ। तो जबकि मेरे और आपके जैसे प्रोफेशनल्स कौन सा यूज करते हैं, क्लास 2। याद आ रहा है, क्लास 2 सिग्नेचर्स हमारे लिए होते हैं, क्लास 3 सिग्नेचर्स होते हैं जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह आपने अप्लाई करना हो, और क्लास 4 होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के होते हैं, राइट। तो आम आदमी के लिए कौन सा यूज होता है, क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर्स। डन। अब देखिए, चलो डिजिटल सिग्नेचर्स पहली बात किसको मिलेंगे, प्रोफेशनल को या डायरेक्टर वगैरह को मिलेंगे। किससे मिलेंगे, सर्टिफाइंग अथॉरिटी से मिलेंगे। आपको क्या देना उसके लिए, फी देनी है, एप्लीकेशन देना है, और साथ में सर्टिफिकेशन पब्लिक स्टेटमेंट देनी है। डन। अब सुनो प्रैक्टिस स्टेटमेंट।
कि मैं क्या प्रैक्टिस करता हूं, मुझे क्यों चाहिए, मैं सीए हूं, सीएस हूं, कौन सा प्रोफेशनल। अब कहता है सुनिएगा, आपने डीएससी लेने के लिए कोई गलत बात बोली, कोई सच आपने छुपा लिया, या आपने आपकी डेथ वगैरह। देखो पहली बात समझो, डिजिटल सिग्नेचर्स लेते हुए सच बोलना पड़ता है। अगर आपने सच नहीं बोला तो आपको, और आपने झूठ बोला तो आपके सिग्नेचर्स जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी आपने या सच छुपाया था, तो सिग्नेचर्स आपके, आप बताओ, कैंसिल नहीं हो जाएंगे। सर्टिफाइंग अथॉरिटी आप पे केस अलग चलाएगी कि आपने झूठ बोल के सर्टिफिकेट ये लिए सिग्नेचर, राइट। मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा। अभी क्या हुआ, थोड़े टाइम पहले मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, सरदार जी है वो, उसने क्या करा, आजकल यूट्यूब पे बड़ा वो फेमस हो रहा है, मतलब आए दिन ना लेक्चर्स डालता रहता है, हाउ टू मोटिवेट सीए स्टूडेंट, सीडब्ल्यू स्टूडेंट, वो पढ़ाता रहता है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाता है। मेरा पुराना स्टूडेंट है वो, ना सीएस बना है अभी इसी साल, और पिछले 4 साल से वो पढ़ा रहा है और अपने नाम के आगे लिखता है सीएस, और फेसबुक पे जो अकाउंट डाला हुआ उस पर भी लिखता है सीएस। आप लोग भी यही गलती करते हो। आप लोग क्या करते हो, जब फाइनल का एग्जाम दे देते हो तो आपका जो फेसबुक पे अकाउंट है उसका नाम चेंज करके आप सीएस कर देते हो। भाई फाइनल क्लियर हुआ है, मेंबरशिप नहीं मिली अभी आपको, हाँ या ना, क्या गलत नहीं है। लेकिन हाँ, आप फेसबुक पे सीएस डाल देते हो, आप पढ़ा रहे हो, आप पैम्फलेट्स पे डाल दो, किताब पे डाल दो, लेकिन क्या आपको डीएससी मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए वो कहेगा आप सीएस हो, हाँ, अपना मेंबरशिप सर्टिफिकेट दिखाओ, अपना प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दिखाओ, यस और नो। और आपको पता वो करते कुछ भी नहीं है उसका, वो सिर्फ रख लेते हैं अपने पास। चाहे आप मेरे सर्टिफिकेट को स्कैन करके ऊपर अपना नाम चिपका के दे, उन्हें तब भी फर्क नहीं पड़ता। मजा तो तब आए जब उसे चेक करते हो, उसमें मेरा मेंबरशिप नंबर है, या तो वो सीएस की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाए और वहां जाके चेक करें। कोई करता ही नहीं है चेक, यस और नो। तो इसका मतलब आपने गलत इंफॉर्मेशन दी, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, आपने इंफॉर्मेशन छुपा ली। ये बात क्लियर है? या कहता है कि डेथ और इंसॉल्वेंसी हो गई आपकी, फिर तो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, या इंसॉल्वेंसी हो गई तो अब आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर नहीं है। क्या डिजिटल सिग्नेचर एक सिग्नेचर है, और क्या वो आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर देते हैं? और इंसॉल्वेंट आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो डीएससी क्या करेगा? यस और नो। आगे कहता है आपको कोई जब इश्यूएंस रिक्वायरमेंट है वो नॉट सेटिस्फाइड। सर क्या कहना चाहते हो? सुनो इधर, अमित वोरा सीएस है, क्या अमित वोरा डीएससी ले सकता है? ले लिए, डीएससी 2 साल के लिए वैलिड है मेरे, मान लो, ठीक है। अब 6 महीने बाद मेरी डिग्री कैंसिल कर दिया आईसीएसआई ने, क्या मैं सीएस रहा? तो क्या मेरा जो रिक्वायरमेंट का, इश्यूएंस का रिक्वायरमेंट था वो ब्रीच हो गया? क्या अब मेरे सिग्नेचर कैंसिल नहीं हो जाने चाहिए? यस और नो, जवाब दो। कह रहा है जी जिस ग्राउंड पे आपको मिला था, अगर वो ग्राउंड अब एग्जिस्ट नहीं करता तो आपके जो सिग्नेचर था वो कैंसिल हो जाएंगे। यस और नो। और कहता है यह सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अब इधर देखो, ऊपर वाले 4 समझ आ गए, झूठ बोला, छुपाई बात, मर गए, या आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, राइट। अब सुनो, कभी कभी आपने ऐसा देखा है कि आपका मोबाइल फोन है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, मोबाइल फोन में सिम है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन कभी ऐसा होता है कि सिम है फिर भी वो कहता है इंसर्ट सिम, होता है कभी, और फिर आप निकाल के डालते हो, ठीक हो जाता है, या कभी कभी होता ही नहीं ठीक, वो बार बार कहता है इंसर्ट सिम इंसर्ट सिम। फिर आप जाते हो स्टोर में तो वो क्या बोलते हैं? सिम खराब हो गई है, बोलते हैं ऐसा, सुना कभी? जब आपकी सिम खराब हो जाती है इसका मतलब वो सिम जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है, मतलब वो सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो वहां पर क्या होता है वो आपको नई सिम दे देते हैं। ऐसे आपके डीएस सीधे खराब हो गए तो आप उसको दोबारा से रिप्लेस करा सकते हो, हाँ या ना। वो बोलेंगे सर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, या तो आपकी आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम है या एमसीए। देखो 2 बातें हैं, कई बार होता है आपने सिग्नेचर्स जो है वो लिए, डीएससी लिए, एमसीए की वेबसाइट पर रोल चेक किया, क्लियर है, एमसीए के बाद आपका रिकॉर्ड है कि आप कंपनी के सीएस हो या आप प्रैक्टिसिंग हो। आईसीएसआई ने क्या करा? आपकी डिग्री कैंसिल कर दी, ठीक है, आईसीएसआई ने डिग्री कैंसिल कर दी, आपको, आपने बताया नहीं किसी को, आपने कहा मेरे पास तो डीएससी है, ये लगाता रहूंगा, क्या दिक्कत है? समझ आ रही है बात? लेकिन आईसीएसआई ने जैसी डिग्री कैंसिल करी, एमसीए के पास रिकॉर्ड आया और एमसीए ने अपने यहां से उस सिग्नेचर्स को रोल चेक से हटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा हो सकता है कि आपकी डिग्री कैंसिल हुई। आप सोच के देखो, आपने प्रैक्टिकली सोचो, डिग्री किससे ली है? सीएस की, आईसीएसआई से। सिग्नेचर कौन दे रहा है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी। और वो सिग्नेचर को यूज करके डॉक्यूमेंट किसको फाइल कर रहे हो? आरओसी को, एमसीए को। क्या तीनों अलग अलग अथॉरिटीज है? क्या एक अथॉरिटी कैंसिल करेगी, बाकियों को पता चलेगा? पता चल जाएगा ऑनलाइन, और फिर आपका जो सिग्नेचर है वो यूज नहीं हो पाएगा। समझ आ रही है बात? यस और नो? डन। अब देखिए यहां पर ना 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है और ऊपर मैंने नहीं पढ़ाई थी, ये 35-38 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कैसे डीएससी मिलता है और कैसे डीएससी को आप रिवोक कर सकते हो। और ये समझ आ गया, डीएससी जो है वो एक नैरोअर टर्म है, ईएससी एक वाइडर टर्म है, और ईएससी में डीएससी भी इंक्लूड होते हैं, याद रहेगा ना। अब सुनिए,
सर ये दो टर्म्स है, कंप्यूटर कंटामिनेंट एंड कंप्यूटर वायरस। ये दो टर्म्स यहां पढ़ा रहा हूं मैं, ये दो टर्म्स मैंने ऊपर नहीं पढ़ाई। क्यों नहीं पढ़ाई सुनो। आपको याद है आपने मेरे से एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स चैप्टर पढ़ा, उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि कुछ डेफिनेशंस दी होती है सेक्शन 2 में, जो वर्ड बार बार रिपीट होते हैं, और कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट नहीं होते, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में होते हैं, तो उसको उस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन में दिया होता है, राइट। तो ये वही दो डेफिनेशन है जो सेक्शन 43 में दी गई है अंडर एक्सप्लेनेशन। पॉइंट समझ आ रहा है यार? पूरा चैप्टर खत्म होने वाला हमारा। क्या अभी तक हमने कंप्यूटर वायरस वर्ड पढ़ा? क्या कंप्यूटर कंटामिनेंट वर्ड पढ़ा? नहीं, ये वर्ड सिर्फ सेक्शन नंबर 43 में आते हैं। तो जो वर्ड बार बार रिपीट नहीं होता उसका मीनिंग सेक्शन 2 में इंटरप्रिटेशन क्लास में नहीं दिया होता, याद है? कहां दिया होता? उसी सेक्शन में दिया होता है अंडर एक्सप्लेनेशन। मैंने पढ़ाया था आपको ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, हाँ या ना? जैसे मैंने 188 वाला एग्जाम्पल दिया था, याद है? रिलेटेड पार्टी में ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। उसी तरीके से ये वाला जो वर्ड है कंप्यूटर कंटामिनेंट एंड कंप्यूटर वायरस, ये भी दो टर्म्स हैं जिनको सेक्शन 43 में एज एन एक्सप्लेनेशन डिफाइन किया गया है। एम आई क्लियर? देखिए ध्यान से। कहता जी कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है? कहता कंप्यूटर वायरस का मतलब है कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा या कोई भी प्रोग्राम जो कि डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, डिग्रेड करता है परफॉर्मेंस ऑफ दी कंप्यूटर। एक चीज याद रखिएगा, डिस्ट्रक्शन जो होती है वो होती है इमीडिएट, डिग्रेडेशन जो होती है वो होती है ग्रेजुअली, स्लोली, हाँ या ना? कई वायरस ऐसे होते हैं कि आते ही आपका कंप्यूटर खराब, कई वायरस होते हैं आपकी परफॉर्मेंस को स्लो कर देते हैं। यार मेरा सिस्टम स्लो हो गया है। बचपन में याद होगा जब हम बहुत छोटे होते थे और स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाया जाता था, हम उस देश को बिलोंग करते हैं जहां पे कंप्यूटर का हफ्ते में एक ही पीरियड होता था, वो भी आधे घंटे का। यस और नो? और वो भी हम लोग इसलिए जाते थे क्योंकि कंप्यूटर वाली मैम अच्छी होती है। ज्यादातर स्कूलों में मैरिड नहीं होती है, और एक वही मैडम थी जो साड़ी नहीं पहन के आती थी, जीन्स पहन के आती थी। कितने लोग कहते हैं सर सही कह रहे हो? मतलब खाली मेरे अकेले के स्कूल में नहीं होता ऐसा, मेरा बड़ा मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा लाइवली है इसका मतलब। मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूँ, ऑल ऑफ यू। और सबसे बड़ी बात, वो कंप्यूटर वाली मैडम का हमारे स्कूल का पीटीआई बड़ा ध्यान रखता था। कितने लोग कहते हैं सर सही कह रहे हो? हाथ खड़े करो। ये फैक्ट है ना? और मैडम जो है वो भी धमकी देती थी कि बेटा प्लीज सुधर जाओ, नहीं तो मैं पीटीआई को बुला लूंगी, मैं ये वाले सर को बुला लूंगी, राइट। मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूं इधर, प्लीज ऑल ऑफ यू पूरी बात सुनिएगा। जब हमें बचपन में पढ़ाया जाता था ना, तो मैडम वायरस पढ़ाती थी बचपन में, तो एग्जाम्पल देती थी ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स पहला वायरस था, पता आपको? बड़ा फेमस हुआ था ये ट्रोजन हॉर्स नाम का, बड़ा अच्छा, मतलब कितनों ने नाम सुना कभी ट्रोजन हॉर्स? ये वायरस का नाम था। एक वायरस था ट्रोजन हॉर्स जो कि लगता था वीडियो गेम है, आता था उसका लिंक जैसे वीडियो गेम है, खोलते थे तो वायरस होता था, उससे हमारे सिस्टम खराब हो जाते थे। तो वायरस क्या है? वायरस एक ऐसी अनवांटेड चीज है जो आती है, जो हमारे कंप्यूटर के डाटा को डिस्ट्रॉय कर देती है या हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो कर देती है। डन? अब सुनो, कहता कंप्यूटर कंटामिनेंट क्या होता है? इधर कहता कंप्यूटर कंटामिनेंट क्या होता है? मेरी बात सुनिए। कहता कंप्यूटर कंटामिनेंट का मतलब होता है आपने डाटा को मॉडिफाई या डिस्ट्रॉय कर दिया। कब डिस्ट्रॉय किया? कहता मेरे कंप्यूटर में पड़े पड़े कर दिया, या ट्रांजिट में था तब कर दिया। मैं किसी को डाटा भेज रहा था, आपने बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, वो डाटा जा ही नहीं पा रहा। समझ रहे हैं बात? हाँ या ना? कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सिंपली कहना चाहूं, मैंने एक मूवी देखी थी शाहरुख खान की, पिछले 5 साल में जितनी मूवीज आई है सब फ्लॉप रही है ऑलमोस्ट। 2-4 का नाम बताना शाहरुख खान साहब की मूवीज। जीरो फ्लॉप रही, फैन फ्लॉप रही, जीरो फैन, और रईस भी एम ही रही, और रावण तो बहुत साल पहले आई। याद करो मूवीज। एक मूवी है, मेरे को उसमें एग्जाम्पल देना, इसमें याद आ गया, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मूवी के अंदर वो वर्स्ट डांसर होते हैं, फिर भी वो जीत जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग स्टेज में कैसे जीतते हैं? वोट किसी और को देने होते हैं, वो टेक्निकल पर्सन होता है, वो क्या करता है वहां के वोट वहां ट्रांसफर कर देता है। यस और नो? तो वो क्या है? कंप्यूटर कंटामिनेंट ही तो है। क्या वो वायरस डाल रहा है या सिर्फ वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है? आपने कई बार सुना होगा ना, बटन किसी का भी दबाओ आजकल वोट बीजेपी को जा रहा है, हाँ या ना? ईवीएम हैक्ड है, सुना कभी आपने? ईवीएम हैक करी हुई है, सुना ये वर्ड आपने? आजकल बड़ा है ना, जो हार जाता बोलता है ईवीएम हैक थी। तो जो ईवीएम हैक है, हैकिंग इज नॉट दैट वर्ड, ईवीएम कंटामिनेटेड है इज द राइट वर्ड। ईवीएम कंटामिनेटेड है, समझ रहे हो? आपने मेरे डाटा को, या तो जब डाटा कंप्यूटर में था या जब वो ट्रांजिट में था, रास्ते में शिफ्ट हो रहा था, आपने उसके साथ छेड़छाड़ कर ली और आपने उसके नॉर्मल ऑपरेशन को रोक दिया, राइट? क्लियर है?
कौन से नॉर्मल ऑपरेशन को रोक दिया? उस डाटा को जो मेरे कंप्यूटर में था या मेरे सिस्टम में था या मेरे नेटवर्क में था। आया ना? कंप्यूटर में था या कंप्यूटर सिस्टम में था, वो तो हो गया रिसाइडिंग, और कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रैवल कर रहा था, वो हो गया ट्रांसिट। आया ना? जवाब दो। इधर देखिए ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं, इधर क्या ये ट्रांजिट इसके लिए और ये बाकी दोनों टर्म्स के लिए रिजाइडेड? सही बोल रहा हूं? देखो, कंप्यूटर में था या कंप्यूटर सिस्टम में था, वो हो गया रिजाइडेड, और नेटवर्किंग में था मतलब ट्रांजिट में था, आपने रोक दिया, दैट इज नेटवर्किंग। समझ आई बात? क्लियर है बच्चे? श्योर? अब देखिए, कहता है सेक्शन 43 में ना ये सारी एक्टिविटीज दी गई हैं। बेटा इधर देखिएगा, कहता है सेक्शन 43 में ये सारी एक्टिविटीज दी गई हैं, आप इसमें से कोई भी गलत एक्टिविटी करोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी। देखो इधर सेक्शन 43 में पेनल्टी है, इस सारी एक्टिविटीज गलत है, लेकिन इसके लिए अलग अलग पेनल्टीज है, हमारे कोर्स में नहीं दे रखी है। आईटी एक्ट के अंदर बहुत सारी पेनल्टीज दे रखी है, हर गलत काम के लिए अलग पेनल्टी है। तो हमने हमारे आईसीएसआई ने क्या किया, हमारे कोर्स में दे दिया ये सब गलत काम है, और ये सब गलत काम करोगे तो पेनल्टी लगेगी, पर कितनी लगेगी वो नहीं बताया, क्योंकि हर चीज की अलग है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर आप मेरी विदाउट परमिशन मेरे सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो तो ये गलत है। क्या मेरे सिस्टम को एक्सेस करने के लिए आपको मेरे पास, मेरे कंप्यूटर के पास होना चाहिए, आप कहीं बैठे भी कर सकते हो? भाई आप रिमोट लॉगिंग के थ्रू, आप टीम व्यूअर के थ्रू, आप हेल्प डेस्क के थ्रू, एनी डेस्क के थ्रू कभी भी कर सकते हो। अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहे हो, फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हो, डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो मेरे से बिना पूछे, मेरे कंप्यूटर का डाटा शेयर कर रहे हो, कंटामिनेट कर रहे हो डाटा को, अब कंटामिनेशन का मतलब ऊपर आ गया, वायरस भेज रहे हो, वायरस का मतलब भी ऊपर आ गया, डैमेज कर रहे हो मेरे डाटा को, टैंपर कर रहे हो, टैंपर का मतलब क्या होता है? छेड़छाड़, कुछ आपने उसमें टैंपरिंग कर दी, राइट? जैसे वो टैंपरिंग का बेस्ट एग्जांपल है वो छाछड़ वाला, मैंने अभी कहा था ना, वो चमत्कार का बलात्कार, दैट व्हाट वाज दैट? दैट वाज टैंपरिंग। डिनायल कर रहे हो एक्सेस, पता चला कि भाई साहब मेरा ही लैपटॉप है, उसमें मैंने ही पासवर्ड लगाया हुआ और कल मैं वही पासवर्ड से खोल रहा हूँ, खुल ही नहीं रहा, पता चला किसी और ने ऑनलाइन मेरे कंप्यूटर का एक्सेस किया, पासवर्ड लगा दिया कुछ और। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? तो कहता है आप ऐसा करते हो, या आप मेरे डाटा को डिस्ट्रॉय या डिलीट कर देते हो। डन? क्लियर है? तो ये सारे काम गलत माने जाएंगे, और इसके लिए आपको पेनल्टी जाएगी सरकार के पास, और जो नुकसान हुआ उसका कॉम्पनसेशन आएगा मेरे पास। यस और नो? हाँ या ना? पेनल्टी एंड कॉम्पनसेशन दोनों है, राइट? पेनल्टी विल गो टू गवर्नमेंट एंड कॉम्पनसेशन विल कम टू द पर्सन जिसके सिस्टम पे आपने नुकसान पहुंचाया है। डन? क्लियर है? अब देखो, कह रहा है सर अपैलेट ट्रिब्यूनल, बेटा इधर देखिएगा ध्यान से, ये बात कर रहा है अपैलेट ट्रिब्यूनल की। कहता है सर देखो, जब आप इस एक्ट में, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई हैकिंग नहीं करी, मैं एकदम शरीफ बंदा हूं, फिर भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने मेरे पे पेनल्टी लगा दी, उसको लगा मैं गलत हूं जबकि मैं गलत नहीं हूं, फिर भी उसने पेनल्टी लगा दी, मैं उसके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हूं, अपील फाइल करूंगा। कहता है आप अपील फाइल करोगे अपैलेट ट्रिब्यूनल के पास 45 डेज में, राइट? ये लिमिटेशन पीरियड आ गया, लिमिटेशन एक्ट कनेक्ट करो, लिमिटेशन पीरियड आ गया ये। और कहता है अगर अपैलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, हाई कोर्ट में जाओगे 60 डेज में। पहले बताओ इसमें कोई डाउट? अमित वोरा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट अपैलेट ट्रिब्यूनल के पास जाता है 45 डेज में, और अपैलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट हाई कोर्ट के पास जाता है 60 डेज में। यहां तक बात समझ आई? और कहता है ये बताओ अपैलेट ट्रिब्यूनल कौन सी है? अब मेरी बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। जनरली हर एक्ट में अपनी अपैलेट ट्रिब्यूनल होती है, जनरली हर एक्ट में अपनी अथॉरिटी होती है। सुनिएगा इधर, क्या टेलीकॉम एक्ट में ट्राई है, राइट? क्या कंपटीशन एक्ट में सीसीआई है? क्या शेयर मार्केट में सेबी और सैट है? क्या कंपनी लॉ में एनसीएलटी है? अब सुनिए, अगर आपने मेरे से कंपनी लॉ पढ़ा हो, क्या एनसीएलटी जो है वो सिर्फ कंपनी लॉ में रोल प्ले करती है या आईबीसी में भी करती है? आईबीसी में भी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में भी रोल प्ले करती है, हाँ या ना? उसी तरीके से कहता है जो ट्राई है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, कहता है ट्राई एक्ट के अंदर जो अपैलेट ट्रिब्यूनल है उसी को आईटी का भी काम दिया गया है, मतलब इस एक्ट में अलग से ट्रिब्यूनल नहीं बनाई गई। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपैलेट ट्रिब्यूनल, जो टेलीकॉम सेक्टर की ट्राई की है उसी को यहां पर भी अपैलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में अपनी कोई अपैलेट ट्रिब्यूनल नहीं बनाए। क्लियर है? एम आई क्लियर? श्योर? याद रहेगा, अपील 45 डेज में पहली, दूसरी हाई कोर्ट में 60 डेज में, और अपैलेट ट्रिब्यूनल ट्राई वाली है, यहां इनकी अपनी कोई अपैलेट ट्रिब्यूनल नहीं है। डन? अब सुनिए, यहां तक समझ आया? अब देखिए, अब कह रहा है सेक्शन 79 बात करता है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की। यार मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनेगा इधर। एक ना डेफिनेशन है
जो कि इंटरमीडिएरी की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज W में, वो मैंने आपको पढ़ाई नहीं क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा ना 24 डेफिनेशन है कोर्स में, हमने सिर्फ 10-12 पढ़ी है मेन। पहले मेरी बात सुनिए, अमित वोरा बच्चा ऑनलाइन पे करता है। जब बच्चा हमें ऑनलाइन पे करता है, बच्चा क्या करता है, अमित वोरा सर की वेबसाइट पे जाता है, वेबसाइट पे जाके लेक्चर देखता है, लेक्चर देख के पेमेंट कर देता है। पेमेंट जाती है, एक पेमेंट लिंक होता होगा कोई, इंस्टा मोजो कंपनी है उसके थ्रू पेमेंट लिंक है, इंस्टा मोजो के थ्रू बच्चा पेमेंट करता है, वो हमारे बैंक में आ जाती है और फिर हम यहाँ से अपने लेक्चर उसको मेल करते हैं। गूगल ड्राइव के थ्रू जाते होंगे, इसका मतलब है गूगल, इंस्टा मोजो, क्या ये पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है या इंटरमीडिएरीज है? इंटरमीडिएरी। क्लियर है? क्या मैं गूगल एक सर्च इंजन है? क्या मैं गूगल को नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बोल सकता हूं? हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? ये जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मेरी बात सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या ट्विटर अकाउंट, ट्विटर एक अकाउंट, एक सर्विस है, मतलब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? क्या फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? क्या ये हैक होते हैं? और जब ये हैक होते हैं तो क्या आप इन पे केस कर सकते हो, गूगल और फेसबुक पे या ट्विटर पे केस कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? सुनिए, क्योंकि हम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं। हमने पहले बोल रखा है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस दे रहे हैं, और अगर हम पैसे लेके भी दे रहे हो तो हमने वो डिस्क्लेमर दिए होते हैं जिसको तुम बिना पढ़े आई अग्री कर देते हो, इंस्टॉल कर देते हो। हाँ या ना? उसमें और लॉ में भी ये लिखा हुआ है कि अगर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उसकी नॉलेज में नहीं है और आपके अकाउंट में कुछ गलत हो गया तो वो लाइबल नहीं होगा। क्लियर है? या उसकी नॉलेज में है पर वो रोकने की कोशिश कर रहा है, नहीं रुक रहा, कहता तो भी वो लाइबल नहीं होगा। एम आई क्लियर? देखिए इधर, इंटरमीडिएरी, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर एक इंटरमीडिएरी है, ही इज नॉट लाइबल अगर उसकी नॉलेज की बिना हो या वो प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है। आप में से कितने लोगों ने ये बात सुनी थी कि सुंदर पिचाई जो गूगल का सीईओ है उसको अमेरिकन कोर्ट ने बुलाया था? बुलाया था। क्यों बुलाया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि हम जब गूगल पे जाके इडियट टाइप करते हैं तो इमेजेस में डोनाल्ड ट्रंप की फोटो क्यों आती है? हाँ या ना? क्लियर है बात? भैया आप गूगल पे जाके इडियट लिखो, डोनाल्ड ट्रंप की फोटो आ जाती है। जिस कंट्री में आपकी कंपनी है उस कंट्री का प्रेसिडेंट है, तुम इडियट दिखा रहे थे उसको। वो कहता है जी देखो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये सब सिस्टम ड्रिवन है। क्या वहां पर गूगल को पता है ये बात? पता है, पता है ना, उनकी नॉलेज में है, फिर भी वो प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी क्या गूगल पे कोई पेनल्टी लगी? नहीं लगी। आप लिखो पप्पू, राहुल गांधी की फोटो आती है। अब गूगल पे जाके लिखो पप्पू इन इंडिया, राहुल गांधी की फोटो आती है। तो ये सारी चीजें नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के कंट्रोल के बाहर है। हाँ या ना? वो कुछ नहीं कर सकता इसमें। क्लियर है बच्चे ये बात? पक्का? ज्यादा दिक्कत है आपको, यूज करना बंद कर दो नेट। फेसबुक से प्रॉब्लम, अब कई लोग कहते हैं ना फेसबुक ने डाटा शेयर किया। फेसबुक, आपको पता हो तो अगर जो मार्क जकरबर्ग है उस पर भी केस चले थे कि आपने लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन आगे सेल आउट करी। कितने लोगों को पता ऐसा हुआ था? राइट? तो इसका मतलब अगर आपको दिक्कत है तो आप अपना अकाउंट फेसबुक पे बंद कर दो भाई। क्लियर है बात? आगे देखिए, कह रहा है साइबर ऑफेंसेस या साइबर क्राइम्स। इधर ये ना एक लिस्ट है, आपके पेपर में आ सकती है, इंपॉर्टेंट, कि क्या क्या चीजें साइबर क्राइम मानी जाती है। आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। देखो, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, इधर देखिए, डॉक्यूमेंट्स के साथ टैंपरिंग कर रहे हो, ये आगे तो आर्बिट्रेशन एक्ट है, बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखो, टैंपरिंग विद डॉक्यूमेंट्स, हैकिंग कर रहे हो, मेरी वेबसाइट पे या मेरे फेसबुक को पता चला हैक करके आपने उल्टी सीधी चीजें डाल दी, कोई न्यूड फोटोज डाल दी, कुछ भी डाल दिया, ऑब्जेक्शनेबल एलिमेंट डाल दिया। प्रोटेक्टेड पोर्टल्स को एक्सेस, कुछ सरकारी पोर्टल्स है, इधर सुनिए, कुछ सरकारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें पूरा सिक्योर्ड होता है, उस पर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, सब सिक्योर्ड होता है, फिर भी अगर आपने उसमें हैक करके घुस गए अंदर तो कहता है वो भी क्राइम माना जाएगा। लेकिन वो मैं बात आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि जो लड़के होते हैं 16, 17, 18 साल के आपकी एज के, ये लोग क्या करते हैं, आईटी में आजकल इंटरेस्ट है सबको, ये लोग क्या करते हैं, एक लड़का था, उसने क्या करा, गूगल का सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ दिया। गूगल ने, अगर आपको पता हो, मैं कई बार अपनी मेन क्लास में ये एग्जांपल देता हूं कि गूगल ने 300 हैकर्स रख रखे हैं, जिसमें से 299 हैकर्स का काम है कि वो रोज कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। प्रोटेक्ट करने के लिए एक ही है, 299 है कि घुस के दिखाओ। मतलब 299 हैकर्स गूगल ने क्यों रखे हुए? अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को बार बार चेक करने के लिए। समझ आ रही है बात? तुम हैकर हो, तुम्हारा सिर्फ एक काम है, गूगल की सिक्योरिटी को तोड़ के दिखाओ। एक लखनऊ का लड़का था, उसने तोड़ दी, और तोड़ के उसने फिर बता दिया कि देखो जी मैंने तोड़ दी है, हालांकि आई एम नॉट योर एम्प्लॉय, आई एम जस्ट अ गाय ऑफ 16 ईयर्स, मैं सिर्फ 11th क्लास का बच्चा हूं, और मैंने आपकी ये एक लूप होल था इसको तोड़ दिया, और ये देखो ये लूप होल था, इस सॉफ्टवेयर को, इस जगह को आप ठीक करो, या जो भी इस टेक्नोलॉजी को आप ठीक करो।
गूगल ने उसको 1,40,00,000 का पैकेज दे दिया। होता है ना, ऐसी न्यूज आती है, हाँ या ना, कि 12 साल के बच्चे को पैकेज, 13 साल के बच्चे को पैकेज। या थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी, गूगल ने एक 13 साल के बच्चे को जो यूएस में रहता है 65 करोड़ का पैकेज दिया। सुनी थी ये न्यूज, हाँ या ना। ये लोग क्या करते हैं, जो सिक्योर सिस्टम होता है उसको एक्सेस कर लेते हैं, और जब बड़े बड़े हैकर्स नहीं कर पाए, वो 12 साल के बच्चे ने कर दिया, तो डिजर्व तो करता है ना वो। समझ आ रही है बात? कहता है अगर आपने डीएससी बनवाने के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी को झूठ बोला था तो ये भी क्राइम माना जाएगा, ऑफेंस है। आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर दिया। देखो एक चीज समझो, एक तो आपने, देखो एक चीज, आपने गूगल के सिस्टम में घुस के उनको हैक कर लिया, ये बात तो ठीक है। आपने उन्हें बता भी दिया, उन्होंने आपको थैंक यू बोला और आपको पैसे दे दिया, आपको नौकरी ऑफर कर दी। लेकिन गूगल के सिस्टम को हैक किया और उसको पब्लिक कर दिया, देखो मैंने ऐसे हैक किया है, ये तो क्राइम है ना, हाँ या ना? समझ आ रही है बात? क्लियर है? चीजों को आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे। अच्छा एक चीज और इधर सुनिए, मैं झूठ बोल के डीएससी बनवा रहा हूं, ये क्राइम है? या मैं झूठ बोल रहा हूं, ये डीएससी बनाने वाले को भी पता और वो और मैं मिलके चीटिंग कर रहे हैं, तो भी क्राइम है। तो कहता है अगर आप नोइंगली डीएससी बना रहे हो, आपको पता है जिसको मैं डीएससी दे रहा हूं ये बंदा अनलॉफुल पर्पस के लिए यूज करेगा, फिर भी आप बना रहे हो, तो ये भी क्राइम माना जाएगा। यस और नो, हाँ या ना? क्लियर है? अगर इस चैप्टर में हमने पूरा पढ़ लिया, अगर इस टॉपिक पे मैं बात करूं तो ये साइबर क्राइम वाला इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर इंपॉर्टेंट है, पेनल्टी सेक्शन 43 इंपॉर्टेंट है, कंटामिनेंट और वायरस इंपॉर्टेंट है, 35, 38 मैंने बता ही दिया इंपॉर्टेंट है, 14, 15, 16 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10A to 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 और 6 इंपॉर्टेंट है, 3 and 3A इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस में सिक्योर सिस्टम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर सिस्टम की इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो मेरे को लगी और मैंने बता दी। हाँ, नॉन एप्लीकेबिलिटी इंपॉर्टेंट है और अमेंडमेंट्स किस किस लॉ पे आई वो भी इंपॉर्टेंट है। डन? क्लियर है जी? तो यहां पर हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कंप्लीट कर दिया। डन? थैंक यू।